नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और बातें सितारों की में हम फिर एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने छोटे पर्दे पर 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। और चलिए, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे पर कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो सदाबहार होते हैं, यानी कि किसी भी किरदार में उन्हें ढाल दो वो बड़ी ही आसानी से ढल जाते हैं। और असल में अभिनेता भी वही होता है जो सभी किरदारों से दर्शकों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले। और एक ऐसा ही किरदार हमने छोटे पर्दे पर देखा है और कई सालों से उन्हें देखते आ रहे हैं। 300 से ज्यादा सीरियल में काम कर चुके अभिनेता गिरीश थापर अब फिल्मों में भी धमाल करने लगे हैं। एक पहली लीला, रेस 3, हाउसफुल 4 और विज्ञापन तो इतने किए हैं जैसे कि विज्ञापन का चेहरा ही गिरीश थापर बन गए हो। और बहुत कम अभिनेता ऐसे होते हैं जो छोटे पर्दे और बड़े पर्दे पर लंबे समय से काम कर रहे हो, और इन्हीं में से एक है अभिनेता गिरीश थापर, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों तक अपनी जगह बनवाई। और आज बातें सितारों की में हम एक्टर गिरीश थापर से आपको सीधे मिलवाएंगे। अब ये जानेंगे कि आखिर लॉकडाउन है, सभी लोग घर के अंदर है और गिरीश थापर लॉकडाउन में अपनी दिनचर्या कैसे बता रहे हैं। आखिर 300 सीरियल्स में उन्होंने कितने किरदार निभाए, कैसे अपने आप को सभी किरदारों में ढाला। तो चलिए सीधे आपको मिलवाते हैं छोटे पर्दे के जाने माने गिरीश थापर जी से। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं स्वदेशी न्यूज का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं स्वदेशी न्यूज के सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहता हूं कि इबादत की तरह मैं हर काम करता हूं और मेरा उसूल है, पहले मैं सलाम करता हूं और मुखालफत से मेरी शख्सियत और संवरती है, इसलिए मुखालफत करने वालों का तो मैं तहे दिल से एहतराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको पता ही है लॉकडाउन है, सभी लोग घर के अंदर है, ऐसे में गिरीश जी के माध्यम से क्या कुछ संदेश उन लोगों के लिए, ताकि कुछ पॉजिटिव संदेश, पॉजिटिव वाइब्स उन तक पहुंच सके और उनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहे। सबसे पहले तो आज पूरे विश्व में ये कोरोना महामारी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है और हमारा भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से और सभी भारतवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो सरकारी नियमों का पालन करें, समय समय पर हाथ धोएं, दूरी मेंटेन करें और घर से बाहर तभी जाएं जब उनको कोई जरूरी काम हो, और बाहर भी मास्क लगाकर जाएं और अपने परिवार का ख्याल रखें और सरकारी नियमों का पालन करते हुए, और हम इस बीमारी से बहुत जल्दी निजात पा लेंगे, ये मेरा ऐसा विश्वास है। जी सर, अक्सर हमने आपको बहुत से किरदारों में देखा है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कॉमेडी किरदार तो बहुत आपने किए हैं, लेकिन इस समय लोगों को जरूरत है हंसने की, मुस्कुराने की, और कहते हैं कि हंसने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। सर, आप अपनी दिनचर्या कैसे गुजारते हैं, कैसे हंसते मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि लोग इस समय पैनिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं और हम अक्सर देख रहे हैं कि पैनिक के चलते ही बहुत सारी डेथ भी हुई है। उन लोगों तक क्या कुछ संदेश सर आपके माध्यम से? सबसे पहले तो मेरा ये कहना है सभी लोगों को कि इस चीज से घबराएं नहीं, हिम्मत से काम लें, क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वो हौसला रखें और ये कहें कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियाना बनाने की। और किसी भी कोरोना ने हमारे हौसलों को जो गिराने की ठान रखी है ना, वो भी ये जान ले कि हमने भी हथेली पे जान रखी। बहुत बढ़िया सर, अब जंग तो हम जरूर जीतेंगे क्योंकि हिम्मत ही इतनी है और निश्चित तौर पर सभी लोग घर के अंदर है और जो भी गाइडलाइंस जारी की है उसका पालन करें। सर, आपकी यदि बात करूं तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आपके फैंस हैं, क्योंकि कई सालों से हम आपको देखते आए हैं। 300 सीरियल्स कोई छोटी मोटी बात नहीं होती और इतने किरदार आपने निभाए, लोग आपसे जुड़े हुए हैं। सर, बहुत सारे मैसेज आपको आते होंगे सोशल मीडिया की यदि बात करें मदद के लिए, सर कैसे मदद कर पाते हैं उन लोगों की? बस हम तो काफी एनजीओ से जुड़े रहते हैं, तो उसके माध्यम से जितना भी हमसे बन पड़ता है कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से, कहते हैं ना कि मेरे घर से मंदिर मस्जिद बहुत दूर है, चल किसी रोते बच्चे को हंसा दिया जाए। जी बिल्कुल सर। सर, थोड़ा सा पीछे चलें, अगर थोड़ा सा पीछे चले तो गिरीश जी
कैसे इस एक्टिंग की फील्ड में, इस इंडस्ट्री में छोटे पर्दे पर आए, फिर बड़े पर्दों पर आए, और विज्ञापन भी इतने, हम जब भी चैनल बदलते हैं तो गिरीश जी कहीं ना कहीं तो हमें किसी न किसी विज्ञापन में तो दिख ही जाते हैं, वो कोई सा भी ऐड हो। सर कैसे, या बचपन से ही आपको शौक था, थिएटर आपने किया? सर थोड़ा सा अगर पीछे चलें तो दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे कि गिरीश जी ने कैसे अपने आप को साबित किया। ऐसा है कि कुछ अलग करने की चाह ने मुझे इस फील्ड की तरफ आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ लोगों से अलग हटकर करूं। तो मैं एक्टिंग फील्ड में आया, थिएटर किया, और फिर कहते ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और इतना दिया उस सरकार ने हमको, हमारी तो कोई औकात नहीं, ये तो कर्म है ऊपर वाले का, वरना हम में तो ऐसी कोई बात नहीं। बस ये सिलसिला चलता रहा, लोगों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मिला, और बस काम करते चले गए। सर काफी समय हो गया है, पहले कोई वाकये की बात करें, पहली बार जब आप सेट पर पहुंचे तो ऐसा कोई वाकया जो आपके साथ हुआ हो, आपको हमेशा रिकॉल होता हो और आज दर्शकों तक आप वो रखना चाहते हैं? सर प्लीज। थिएटर करने के बाद हमें ऐसा लगता था कि ये फिल्म तो बहुत आसान सी चीज है, हम कर लेंगे मीडिया। लेकिन जब वहां गए तो भले ही डायलॉग सब जगह बोलने हैं, लाइन सब जगह बोलनी है, लेकिन उसका बोलने का तरीका अलग होता था। थिएटर में एक व्यापक क्षेत्र होता था आपको करने का, टीवी करने के लिए आपको सीमित माध्यम दिया जाता था, एक ब्लॉक दिया जाता, उसके अंदर ही आपको सारी एक्टिंग करनी होती थी, तो सब चेंज करना पड़ा। तो शुरू में लगा कि आसान है, लेकिन जब करने लगे तो बड़ा मुश्किल सा लगा, क्योंकि वहां पे क्लोज शॉट करने, मास्टर शॉट करना, टू शॉट करना, ओएस करना, तो धीरे धीरे फिर वो सीखते रहे और करते रहे। जी सर, आपने छोटे पर्दों पर इतने सीरियल्स में काम किया है, अलग अलग किरदार आपने निभाए, सर अलग अलग किरदारों में कैसे अपने आप को आपने ढाला है? सभी किरदारों में हमने आपको देखा है, चाहे बात करें कॉमेडी की, चाहे बात करें एक पुलिस वाला हो, या फिर हाल ही में एक फेमस सीरियल जो अनुपमा जिसमें आप पंडित जी बने, बहुत सारे किरदारों में मैंने आपको देखा है। तो सर इतने सारे किरदारों में आप अपने आप को कैसे ढाल पाते हैं? सर मैं मैडम कुछ नहीं करता, सब ऊपर वाला मुझसे करवा लेता है। मैं सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और बड़ा इत्मीनान से, बड़ी शिद्दत से उस कैरेक्टर को अपने अंदर में सोचता हूँ और कर देता हूँ। मैं जैसा भी करता हूँ सब लोगों को अच्छा लगता है। बस मैंने फिर बोला ना कि सब ऊपर वाले की कृपा और आशीर्वाद से होता है, मैं उसके लिए कोई ऐसा अलग से कोई तैयारी नहीं करता। बिल्कुल सर, बात आपने की कैरेक्टर की, तो हम जब भी गिरीश जी को देखते हैं तो हमेशा कभी ये फील नहीं करते कि हम गिरीश थापर जी को सुन रहे हैं, हमेशा हम आपको कैरेक्टर में ही देखते हैं, एक कैरेक्टर पर्सन के तौर पर ही हम आपको फील करते हैं। सर कैसे हो पाता है? बस क्या है कि अलग अलग कैरेक्टर, कहते हैं ना कि हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर ऐसा कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद एक मानव जन्म होता है जी। लेकिन मैंने ईश्वर की कृपा से इन 8-10 सालों के अंदर इतने कैरेक्टर कर दिए, मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने अभी कौन सा कैरेक्टर ऐसा बचा है जो मैंने ना किया। लगभग सभी कैरेक्टर किए, नाई, धोबी, कसाई, पंडित, चाचा, मामा, भाई, भतीजा, गे, पुलिस वाला, मतलब कोई ऐसा नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमेडी सब किया मैंने। और मजा आता, मुझे डिफरेंट करने में मजा आता है। कई बार कंटिन्यूटी शूट मिलता है, लेकिन मेरे को वो करने में मजा नहीं आता, क्योंकि वो मैं लकीर का फकीर बनना नहीं चाहता कि वही करते रहो रोज नया नया करने का मजा। बिल्कुल सर, अभिनेता भी वही होता है जो सभी कैरेक्टर को अपने आप में ढाल ले। बात करें सर, आपने कहा कि मुझे भी नहीं याद कि मैंने इतने कैरेक्टर किए, कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा किरदार जिससे आपका बहुत ज्यादा लगाव रहा हो? हाँ, अभी पीछे तो कुंडी भाग्य में मेरा अच्छा कैरेक्टर चला काफी, और उसके बाद एक बेपनाह सीरियल आता, उसमें एक मुस्लिम कैरेक्टर किया था मैंने, पॉजिटिव बहुत अच्छा था। और चिड़ियाघर, लापता गज में मैंने कई तरह के कॉमेडी कैरेक्टर किए हैं, तो वो अलग अलग डिफरेंट तरह के मजा आता है। लेकिन अभी जो मैंने एक फ्लिपकार्ट की सीरीज है उसमें गे का कैरेक्टर किया है वो जी। सर आपकी आवाज प्रॉपर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही, आई थिंक नेटवर्क इशू। अभी कोई फोन आ रहा है बीच में, दिक्कत जी कर रहा है। जी सर अभी प्रॉपर आ रही है। सर बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जो खुद से जुड़े हुए होते हैं, जिनसे एक लगाव होता है। बात करें सर आवाज की, तो बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जिनकी आवाज में एक खनक है। आपकी यदि बात करें तो आपने आवाजें भी अलग अलग निकाली है बहुत सारे किरदारों में, वो कैसे पॉसिबल हो पाता है?
नहीं, वो करेक्टर के हिसाब से अपने आप ही निकल जाती है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, कहता ना कि मैं फिर उस ऊपर वाले का धन्यवाद, उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि उसकी वजह से मुझे, क्योंकि आदमी खुद करता नहीं है कुछ भी, वो सब हो जाता है। अगर आदमी खुद करने वाला होता तो पहले ही कर लेता कुछ भी। जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है, उसकी इच्छा से होता है। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, बस हम लोग करेक्टर को पढ़ते हैं, उसमें खो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि आसपास इस तरह का करेक्टर हमने कहाँ देखा था, फिर वो किस तरह से बोलता था, वो किस तरह से चलता था, किस तरह से उसका बॉडी लैंग्वेज था, वो सोचकर उसको अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। जी और बाकी आप सबका प्रेम स्नेह आशीर्वाद से वो अच्छा हो जाता है बस। बिल्कुल सर, दर्शक प्यार तो आपको देते हैं, तभी आप इतने समय से बने हुए हैं इंडस्ट्री में। छोटे पर्दे की बात करें, बड़े पर्दे की बात करें, सर छोटे पर्दे से आप बड़े पर्दे पर आए। आपने रेस 3 में काम किया, एक पहेली लीला में काम किया, हाउसफुल 4 में काम किया। सर कितना डिफरेंस होता है छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर जाना, कितनी चुनौतियां होती है? नहीं, बल्कि क्या होता है, छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर, या हम वेब सीरीज करें, सीरियल करें, ऐड करें, काम सब जगह एक जैसा ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। बल्कि बड़े पर्दे पर काम करना छोटे पर्दे से ज्यादा आसान और इजी होता है, क्योंकि छोटे पर्दे पर क्या होता है कि उनके पास, डायरेक्टर साहब के पास या हमारे, उस पर टाइम नहीं होता, क्योंकि वहाँ टेलीकास्ट का मामला रहता है कि हमें रात को या कल टेलीकास्ट करना, तो उसमें बहुत जल्दी करना पड़ता है, बहुत आराम से नहीं कर पाते हम। फिल्म में क्या, हमारे पास पूरा प्रॉपर टाइम होता है, एक एक सीन को प्रॉपर जमा कर किया जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पर बनती हैं। तो इसलिए सीरियल में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन काम सब जगह एक जैसा ही है, कोई मुश्किल आसान नहीं। जब आप करने लगेंगे तो सब होता चला जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। वेब सीरीज का भी दौर है, आपने कहा कि वेब सीरीज में भी आपने काम किया है। सर कुछ तो डिफरेंस फिल्मों में, छोटे पर्दे में, अब वेब सीरीज का दौर है, लोग वेब सीरीज देखना पसंद करता है। बात करें हम ऑडियंस की, तो छोटे पर्दे की ऑडियंस अलग होती है और बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज की ऑडियंस अलग होती है। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, चूंकि लोग वेब सीरीज देखना बहुत पसंद करते हैं, और आपने उन तक भी अपने आप को साबित किया है। जी, मैंने किया है, काफी वेब सीरीज में काम किया। लोग अभी मेरे पुराने कैरेक्टर निकाल कर देखते हैं उसके अंदर, तो लोगों को अच्छा लगता है, मुझे बताते हैं ऐसा देखा। अभी जैसे कई बार क्या होता है कि आपको खुद नहीं मालूम होता कि आपका कौन सा काम कब क्लिक कर जाए, किसी को नहीं मालूम होता। आप कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम सिर्फ काम होता है। अगर उसे शिद्दत से, ईमानदारी से, उससे प्यार करके और जुनून, पागलपन की हद तक उस काम को प्यार करके आप काम करेंगे ना, तो वो काम अपने आप में हिट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने एक गाना किया, गीत किया, हम वो गाना अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, हम तो उड़ गए करके गाना रिट्वीट किया। हम 6 लोग हैं, 50+ के लोग हैं, उन्होंने उस पर डांस किया, और आज वो इतना पॉपुलर है कि 80 मिलियन से ऊपर लोग उस यूट्यूब पर उसको देख चुके हैं। जी सर, मैं चाहती हूँ मुंबई के हर बियर बार, स्वदेश पर आप एक बार आए हैं तो उस गाने को 2 लाइन अगर आप उसकी दोहरा दें, क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं, डिमांड तो है। मैं उसमें मैंने गाना नहीं गाया, डांस किया था, डांस लेकिन वो किया गाना, हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए, अगर आप उड़ गए डालेंगे यूट्यूब पर तो आपको मालूम चल जाएगा। और उसको इतने लोग पसंद करते हैं, यंग लोगों में तो बहुत ही पॉपुलर है वो गाना। जी बिल्कुल सर। सर बात करें तो मैंने आपको बहुत सारे किरदारों में पुलिस ऑफिसर्स की भूमिका में देखा है। क्योंकि इस समय की बात करें तो जहां सभी लोग घर के अंदर है, वहीं जो पुलिस ऑफिसर्स है, पुलिस कर्मी है, वो बाहर सेवा दे रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश सर? सबसे पहले तो हम सभी लोगों को, पुलिस वालों के लिए, नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ दिल की गहराइयों से, कि वो अपनी जान हथेली पर रख कर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें। वो अपने घर परिवार, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर सड़कों पर सिर्फ हमारे लिए निकल रहे हैं। इसलिए उनको कोई अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, उनको गालियां ना दें, उन पर शुरू में जैसे वादा थूकते थे या जो भी करते थे, उनको बड़ा इज्जत करें, क्योंकि वो आपके लिए ही, आपकी सेवा के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं, और कहता ना कि प्रणाम है तेरी आन को और प्रणाम है तेरी शान को। अगर देखना चाहते हो इन सब के हौसलों की उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान। जय हिंद, जय भारत। सर मैं एक चीज़ लगातार नोटिस कर रही हूँ, कॉमेडी तो करते ही, एक्टिंग तो करते ही, लेकिन मुझे लगता है शायर भी बहुत अच्छे हैं आप। ये शायरी वाला टोन कब से और कहाँ से, एक्टिंग के अलावा? ये शायरी वाला टोन क्या है कि मुझे ना हर बार शायरी में करने में मजा आता है, और मैं लिखता नहीं हूँ, मैं चुराता हूँ कहीं ना कहीं से। जैसे कि मैं अपने बारे में बोलता हूँ कि शाख से टूट कर गिरने की सजा दो मुझको, शाख से टूट कर गिरने की सजा दो मुझको,
मैं एक पत्ता ही तो हूं, क्यों ना हवा दो मुझको। मैं जो शीशा हूं तो सजा दो किसी तस्वीर के साथ, मैं जो पत्थर हूं तो रास्ते से हटा दो मुझे। मैं तुम्हें अपनी निगाहों से ना गिरने दूंगा, तुम चाहो तो नजरों से गिरा दो मुझे। बहुत बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और हमेशा आपकी शायरी, जब से मैं नोटिस कर रही हूँ, आपकी शायरी कोई ना कोई संदेश लोगों तक पहुंचा ही देती है, और अक्सर मैंने आपको देखा भी है। सर बात करें इस दौर की, तो इस दौर के जो कलाकार हैं वो और जो पिछले दौर के कलाकार हैं 90s की यदि हम बात करें, तो कितना डिफरेंस आपको उनमें लगता है? आपने पुराने कलाकारों के साथ भी काम किया है और नए कलाकारों के साथ भी काम किया है। देखिए, पुराने कलाकार जितने ऊंचे होते थे, जितना दरख्त या पेड़ जितना भरा हुआ होता है ना फलों से, उतना झुका हुआ होता है। पुराने लोग बहुत ही सौम्य, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मिलनसार, बड़ी इज्जत सम्मान से बात करने वाले। नयों में भी है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल, लेकिन क्या होता है ना कि समय के हिसाब से सब चेंज होता चला जाता है। सब अपने तरीके से, अपने समय के हिसाब से सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरी ईश्वर वाहिगुरु परम पिता परमेश्वर से यही गुजारिश है कि सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और मैं तो बार बार यही कहता हूं कि जान दी है तो जीने का हुनर भी देना। ईश्वर वाहिगुरु से यही कहता हूं कि जान दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, बोलना तूने सिखाया है, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी तू ही देना। क्या बात कही सर आपने। और आपने कहा कि पुराने जो कलाकार होते हैं वो सौम्य होते हैं, सरल होते हैं। सर अच्छा, बात करें तो आपने दूरदर्शन जैसे सीरियल से शुरुआत की थी, दूरदर्शन में भी काम किया है आपने। शूटिंग्स में डायलॉग डिलीवरी में भी बहुत अंतर होता है? किसमें? दूरदर्शन के काम में? नहीं सर, पहले के दौर की फिल्मों की यदि हम बात करें तो उसकी डायलॉग डिलीवरी अलग होती थी, अब की डायलॉग डिलीवरी अलग होती है। अब इतनी टेक्निक आ गई है कि आप कुछ, जैसे पहले डबिंग करते थे हम लोग काफी पहले, तो लूप बनाकर करते थे, बहुत मुश्किल होता था, आपको लिप्स से लिप्स मिलाना पड़ता। अभी क्या आप कर भी दोगे तो वो एडिटर जो डबिंग वाला है वो अपना सेट कर लेता था। अभी इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास हाई आ गई है कि हम लोग, अब काम आसान हो गया करना, पहले बहुत मुश्किल होता था। पहले टेप्स आती थी, उसका एडिटिंग होती थी, अभी तो ऑनलाइन एडिटिंग हो गया, ऑनलाइन सब कुछ हो गया। अब हम लोग देखो ना, इतना आसान हो गया कि आप अपने भोपाल में बैठे हैं, मैं मेरठ में बैठा हुआ, इंटरव्यू हो रहा है। पहले ऐसा कहाँ होता था किसी जमाने में। तो समय के साथ साथ सब चीजें बदलाव आई, चेंज आया, तो हर चीज में चेंज आया, हर चीज में बदलाव आया। लेकिन गिरीश जी में कोई बदलाव नहीं आया, उनकी एक्टिंग में कोई बदलाव नहीं आया, और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी हमेशा हम वही सुनते हैं। तो सर मैं तो गुलजार साहब की 4 लाइनें हमेशा अपने जहन में रखता हूँ कि बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, क्योंकि मुझे आज भी अपनी औकात अच्छी लगती है। और हमने तो समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। वाह सर, क्या बात कही है। बात करें आपकी एक फिल्म की एक पहली लीला, सर उससे जुड़ी कुछ यादें, उससे जुड़े कोई डायलॉग जो आप आज शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि फिल्मों, आपने कहा कि फिल्मों का एक्सपीरियंस और छोटे पर्दे का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है। ये एक पहली लीला का भी बड़ा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये कैरेक्टर एक्चुअली मैं कर नहीं रहा था जी। और ये मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, जिन्होंने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, बंटी राठौर। और एक रात उनको फोन आता है, कोई कैरेक्टर का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा वहां, क्या है, रात को फोन आता है, बंटी की सुबह क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं, खाली हूँ। तो अच्छा, चलते 2-3 दिन का काम है, आ जा, तो रात कल फिल्म का शूट है, फिल्म सिटी में आ जा। मुझे तब तक ये भी मालूम नहीं था कौन सी फिल्म है, क्या है, बस बंटी भाई ने बोला मेरा भाई है, चला गया। वो करते करते वो दो सीन थे, करते करते 7-8 सीन हो गए, और फिल्म ऐसी हो गई कि फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक मेरा कैरेक्टर अच्छा सा एक निकल आया, बाहर निकल के आया। ऐसी बंटी भाई ने दूसरी फिल्म पोस्टर बॉय, वो भी ऐसी था कि यार बंटी भाई एक सीन है, कर ले, बड़ी बड़ी फिल्म है। तो क्या होता है कि आपके जब आप रास्ता बनता है ना, तो अपने आप बनता चला जाता है। तो उस तरह से ये पोस्टर बॉय और ये कुछ फिल्में बंटी भाई ने मुझे दिलवाई, उन्होंने लिखी थी, क्या नाम है, स्क्रीन पे, उसके स्क्रीन पे डायलॉग्स लिखे थे जी। तो ये की मैंने फिल्म में। बिल्कुल सर, काफी नाम हुआ इससे। बिल्कुल सर, सीरियल्स में भी देखा है, फिल्मों में भी देखा है, विज्ञापनों में भी बहुत देखा है। समय बहुत कम है सर, एक आखिरी सवाल आपके माध्यम से, आपके डायलॉग के माध्यम से, ताकि आप दर्शकों को हंसा पाए और कुछ संदेश भी उन तक पहुंच पाए स्वदेश के माध्यम से। मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, एक सीरियल किया था मैंने, बहुत अच्छा डायलॉग था, मुझे पसंद आता है जी। सीरियल का नाम था, सीरियल तो भूल गया नाम, लेकिन करण संगिनी जी, करण संगिनी करके सीरियल था जी। तो उसमें पंडित का कैरेक्टर था, नेगेटिव था, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। चलो मैं बोल देता हूँ। मुखिया की महारानी, आप ये स्पष्ट करें कि आप अपना विवेक खो चुकी हैं या ब्राह्मण समाज के प्रति अपनी आस्था। आप दोनों
ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने निकले हैं या कुछ भी करने निकले हैं? चलो ब्राह्मणों, आज इस राजमहल से सभी ब्राह्मण भूखे जाएंगे। इस तरह से कुछ डायलॉग था, वो बहुत लंबा चौड़ा था, अभी मैं भूल गया, याद नहीं रहा, लेकिन कुल मिलाकर एक डायलॉग मुझे अभी याद आता है, वो मैं बोलता हूँ। जी फिल्म सीरियल था, क्या नाम है, नाना इस देश में लाडो, उसमें मैं अम्मा जी जी के अपोजिट बोलता हूँ जी कि वो डायलॉग था कि ये साली राजनीति भी बहुत कुत्ती चीज होती है, इसमें पलक झपकते ही सामने की नेम प्लेट बदल जाती है। 30 विधायक तो हमारे पास है, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए पूरे 45 विधायक। अगर ये 15 विधायक भी हमारे पास आ गए ना, तो समझ लेना कि पूरी की पूरी विधानसभा हमारी और हमारे बाप की। लेकिन ये साले 15 विधायक सीएम साहब के कुछ ज्यादा ही करीबी हैं। कोई बात नहीं है तो साले सबके सब बिकाऊ, लेकिन कोई भी विधायक 5 करोड़ से कम पर मानने को राजी नहीं। अम्मा जी, अगर 75 करोड़ इन सबको दे दिया जाए ना, तो आपको सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है सर, क्या बात है। ऐसा लगा कि गिरीश जी को हम उसी सीरियल में फिर से देख रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए और पॉजिटिव वाइब्स पहुंचाने के लिए। तो ये हैं गिरीश थापर, जिन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और फिल्में एक पहली लीला, हाउसफुल 4 की बात करें, रेस 3 की बात करें, तो तमाम फिल्मों में गिरीश थापर नजर आए। और आज उन्होंने अपनी एक्टिंग के माध्यम से, अपने डायलॉग्स के माध्यम से लोगों तक तमाम वो संदेश पहुंचा दिए जो लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि इस समय में हम आप तक कैसे पहुँच सकें, तमाम जो सितारे हैं वो आप तक कैसे पहुँच सकें, और क्या कुछ पॉजिटिव संदेश जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो आप तक कैसे पहुंच सके। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।